सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज 18 सितंबर के इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस में। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस। आइए देखते हैं आज के एनालिसिस में क्या क्या बात करी गई है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। पहले पेज में दिल्ली को लेकर खबर है। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल जी ने रिज़ाइन कर दिया है और उनकी जगह केयर टेकर या सीएम के रूप में ही आतिशी मारलेना जी ने टेक ओवर करा है। इसके अलावा और राजनीतिक खबरें हैं, उनसे बचते हुए हम आगे जाएंगे और सीधे की आर्टिकल से बात करेंगे। एक ओवरव्यू देंगे हसरी निगाहों से आर्टिकल का क्या इंपॉर्टेंस है आपके लिए। फर्टिलाइज़र कैप एंड कट वाले आर्टिकल में ये बताने का प्रयास करा है कैसे एक रॉक फॉस्फेट ओर होता है। रॉक फॉस्फेट ओर जिससे आपका डीएपी और एम्मोनियम फर्टिलाइज़र वगैरह बनते हैं। अब इसका नया यूज़ निकल के आ गया है। रॉक फॉस्फेट ओर का एक नया यूज़ निकल के आ गया है। वो यूज़ है कि ये अब कार बैटरीज़ लिथियम आपका जो आयरन फॉस्फेट बैटरीज़ हैं इसमें कैथोड के रूप में इस्तेमाल करा जाएगा। इसे क्यों करा जा रहा है? ये रिप्लेस कर देगा निकल और मैंगनीज़ बेस्ड बैटरीज़ को, कैथोड बैटरीज़ को रिप्लेस कर देगा। ठीक है। अब जो बड़ी प्रोड्यूसिंग कंपनीज़ हैं चाइना में, इजिप्ट की, ट्यूनीशिया की, ठीक है, कंट्रीज़ हैं, ये लोग अब रॉक फॉस्फेट ओर को डाइवर्ट कर रहे हैं किसमें? बैटरी प्रोडक्शन में, क्योंकि इससे इनको ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। किस चीज़ का? कॉस्ट ऑफ मेकिंग बैटरीज निकल मैग्नीशियम वगैरह में मैंगनीज़ का उनको अल्टरनेटिव मिल गया है। दिक्कत यहाँ पे ये आने वाली है कि ये इस्तेमाल होता है फर्टिलाइज़र में भी। अब ये फर्टिलाइज़र में भी इस्तेमाल होता है तो फर्टिलाइज़र में ये इसकी कमी देखने को मिलेगी और भारत डिपेंडेंट है इसके, इंपोर्ट करते हैं हम इसे। ठीक है। इंडिया इंपोर्ट्स नियरली हाफ ऑफ द नेचुरल गैस कंजम्पशन and accordingly does not has any mineable phosphate, potash or elemental sulfur reserves in agriculture, particularly vulnerable to global price spikes and supply disruptions. All the more reason why a country that is substantially dependent on imports of both finished fertilizers and inputs used for their domestic manufacturing needs to focus on efficient nutrient application. अब भारत को ना इसका फ़र्क पड़ने वाला है। फ़र्क ऐसे पड़ेगा कि अब हम डिपेंडेंट हैं इसकी इंपोर्ट कराने के लिए, तो या तो इसका यूज़ कम करवा दीजिए। वैसे भी हमने देखा है कि वाटर सॉल्यूबल फर्टिलाइज़र्स की बात भारत ने करी है जो कि और बेहतर ऑल्टरनेटिव हैं केमिकल फर्टिलाइज़र्स के, है ना। इसके अलावा और अगर यूज़ को लिमिट कर देंगे केमिकल फर्टिलाइज़र्स के तो ये नेचुरली भी एक अच्छा डिसीजन निकल के आएगा। Today they need to be restrained from over application. Unfortunately, the government policy of underpriced urea and more recently DAP does just the opposite. मतलब इसे कम करने के लिए और मोटिवेट कर दिया गवर्नमेंट ने, करती है। The government must take measures to cap, if not cut, the consumption of high analysis fertilizers like urea, DAP, and mutate of potash. Farmers should be weaned away from these to apply complexes and water soluble fertilizers. और धीरे धीरे सरकार को प्रयास करना चाहिए कि हम केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह से हट के अब जाए आपका वाटर सॉल्यूबल फर्टिलाइजर वो चले जाएँ। तो ये इस आर्टिकल में बताने का प्रयास करा है कि रॉक फॉस्फेट का इस्तेमाल कहाँ होने वाला है। आने वाले समय में इस्तेमाल होने वाला है इसका बैटरीज प्रोडक्शन में, कैथोड बैटरीज के निर्माण में। तो इसका सप्लाई का कमी रहने वाला है फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री को। तो ये हमको अभी से तैयार रहना पड़ेगा। अभी से तैयार रहने का मतलब क्या है कि हम तो पहले इसका यूज़ भी करना कम कर दें, ऑल्टरनेटिव कर दें वाटर सॉल्यूबल फर्टिलाइज़र से, है ना। और ये जो अंडर प्राइस्ड वे में मार्केट में अवेलेबल है इसको थोड़ा चेक करना पड़ेगा। तभी आर्टिकल का जो हेडिंग है फर्टिलाइज़र कैप एंड कट। अगले आर्टिकल को पढ़ेंगे तो यहाँ पे रीपिंग द सिल्वर डिविडेंड, और यहाँ पे जो अभी हाल ही में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना
का अनाउंसमेंट हुआ था ना कि 70 साल से ऊपर के जो हमारे नागरिक हैं उन सबको सरकार इलाज देगी आयुष्मान भारत में। इसका एक इन्होंने अध्ययन करा, कई कमियां पाई। भारत जैसे कि जानते हैं कि बहुत बड़ी पॉपुलेशन एजिंग हो रही है और आने वाले समय में एजिंग पॉपुलेशन बढ़ेगी। अब भारत में समस्या है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर की बढ़ती जा रही है, ठीक है। अब इन लोगों ने थोड़ा सा अध्ययन करा कि भारत सरकार ने जो अब नई योजना अनाउंस करी है, द गवर्नमेंट एलोकेटेड एडिशनल ₹3,437 फॉर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना टू कवर द प्रपोज एक्सटेंशन। अब ओल्ड एज लोग को कवर करने के लिए भारत सरकार ने क्या करा है कि और नया बजट एलोकेशन करा है, ठीक है। इधर कितना करा है 3437 क्रॉस बराबर, ठीक है। अब इन लोगों ने डेटा वगैरह अध्ययन करा अपना, फिर ये पाया कि अगर मान लीजिए कि एक व्यक्ति मिनिमम कितना 32,804 कॉस्ट खर्चा आया हॉस्पिटलाइजेशन का इन अ ईयर, ठीक है। इन्होंने सर्वे से निकाला जो लॉन्गिट्यूडनल एजिंग सर्वे ऑफ इंडिया है। तो इस हिसाब से इस योजना में जितना आवंटन करना चाहिए था वो होना चाहिए था 14,282 करोड़। करा कितना है 3,000, जो कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो प्रॉपरली इस योजना का इम्प्लीमेंट तो हो ही नहीं पाएगी। और इस योजना में कई बातें जो हैं वो अभी भी पूरी नहीं कही हैं। सीरियस इलनेसेस, क्रॉनिक डिजीज़ से जूझ रहे एजिड पीपल को लेकर सेकेंडरी और टर्शियरी केयर की तो बात है, मगर जो उनका प्रिवेंटिव केयर होता है लंबे समय तक चलता है उसका जिक्र नहीं करा है। Non-communicable diseases that require multiple consultations with healthcare providers have increased steadily in recent years. Outpatient care contributes to much needed preventive care. With improved primary and secondary healthcare, a considerable amount of pressure can be lifted from the already burdened tertiary healthcare. Extending the beneficiary base of PMJY will not be enough to achieve the public health goals of the country without a substantial rise in public health spending. बस सिर्फ बजट एलोकेशन बढ़ाने से भी नहीं होगा, हमें पब्लिक हेल्थ स्पेंडिंग पे भी ध्यान देना पड़ेगा। वहाँ ये स्थितियाँ तब भी हैं जब हम स्ट्रगल कर रहे हैं ऑलरेडी जीडीपी में हेल्थ एक्सपेंडिचर को देखा जाए तो 0.9 से 1.35%। Countries with much better health outcomes and medical care systems view health as a human capital and health care as a public service. Comparatively, जो आपके वेस्टर्न नेशंस हैं, यूएस है, यूरोप है, यहाँ पे हेल्थ केयर पे जो खर्चा करा जाता है वो बहुत ही वैल्यूएबल रूप से व्यक्ति का ह्यूमन कैपिटल का वैल्यू करते हुए करते हैं। हमें उस लेवल पे एट पार करना पड़ेगा इस देश की हेल्थ सर्विसेज को। In its current shape, with latest extension, ABPMJY is a crucial intervention to avoid impoverishment caused by catastrophic health spending, but it's inadequate to ensure the well-being of the aging. In the coming decades, the demographic transition will not only alter the age structure and disease profile of the population, but also disrupt the labor market structure. आने वाले समय में एजिंग पॉपुलेशन होने से भारत के लेबर मार्केट पर असर पड़ने वाला है, ये भी पॉइंट है। तभी इन्होंने सिल्वर डिविडेंड कहा है, रीपिंग द सिल्वर डिविडेंड। बहुत ही बढ़िया एनालिसिस है। आगे बढ़ेंगे अगले आर्टिकल्स की ओर, और ये और आर्टिकल आपके लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है, फेड रेट कट वाला मैंने पढ़ा पूरा। मैं इसका एक ओवरव्यू को छोटा सा दूँ तो पता क्या है, यहाँ पे यूएस में ना, भारत में अपना आरबीआई, यूएस में क्या है फेडरल रिजर्व है। तो फेडरल रिजर्व समय समय पे मिलता रहता है और मार्केट को लेके अपना डिसीजन लेता है। उन्होंने एक कमेटी बना रखी है FOMC, फेडरल ओपन मार्केट कमेटी। पैरेलली देखें तो इंडिया में आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हमने बनाई है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, और कई सारी कमेटीज़ हैं, मगर हम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो कि समय समय पे मिलती रहती है, बैठती रहती है, उससे बात करने के बाद, डिसीजन लेने के बाद हम रेट्स जो होते हैं आपके, कौन से रेट्स होते हैं, जो मॉनेटरी पॉलिसी के रेट्स होते हैं, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR, ये सब आप पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में। इन सबको चेंज करके मार्केट को
कंट्रोल करते हैं, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। तो वही फेडरल रिज़र्व को लेकर आर्टिकल ये वाला है कि फेडरल रिज़र्व भी देख रहा है, मार्केट के हिसाब से डिसीजन लेने वाला है। अब वो देखा तो हमें क्या मतलब है उससे? बैंक ऑफ जापान का जिक्र करा है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक का जिक्र करा है। देखिए मार्केट ना टोटली एक चेन की तरह होती हैं, लिंक्ड होती हैं। कोई बड़े प्लेयर्स कुछ कोई डिसीजन लेते हैं, इसका रिपल इफेक्ट देखने को मिलता है सब जगह पे। ओवरऑल इस आर्टिकल में कई डीप बातें करी गई हैं, डीप इकोनॉमिक्स की, जो कि आप लोग के हिसाब से बहुत ऊपर है तो मत देखिएगा, मतलब ज़रूरी नहीं है। इस तैयारी में खासकर हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। सब चीज़ ही पढ़ने में लग जाएंगे तो बात ही क्या है फिर, ना कुछ याद रहेगा ना कुछ समझ में आएगा। A lower rate signal by the Fed would also mean a higher impetus to growth in US, which could be positive news for global growth. अब इस आर्टिकल के माध्यम से ना आप बस ये पढ़ने की कोशिश करिए। क्या आज आप पढ़िएगा कैसे मार्केट में आरबीआई पैसा पंप करता है, कैसे कैसे लिक्विडिटी बढ़ाने का प्रयास करता है। मॉनेटरी पॉलिसी में ऐसा है क्या? फिस्कल पॉलिसी तो गवर्नमेंट की हो गई, मॉनेटरी पॉलिसी में ऐसा है क्या कि आरबीआई मार्केट को एक सर्कुलर रूप में चलाता रहता है? ये आप देखिएगा। For the Reserve Bank of India, like other central banks, the livelihood of a future rate cut is somewhat predicted on the US Fed decisions. और आज की तारीख में डायरेक्टली देखिए यूएस जो तय करता है वही मार्केट में रिपल इफेक्ट क्रिएट कर देता है। The RBI last cut the repo rate by 40 basis point to 4% in May 2020 when the COVID-19 pandemic led to slowdown in demand, production costs and job losses. RBI has since hiked the repo rate by 250 basis points to 6.5% in order to tackle the runaway inflation. मैंने कहा ना देखिए आरबीआई ये सब रेट कम करना, ज़्यादा करना, ये क्यों कर रहा है? ये मार्केट को रेगुलेट करने के लिए करता है, मार्केट में लिक्विडिटी बनी रहे, मार्केट में एक चलती भी रहे, स्टेबिलिटी भी रहे, फ्लाइट ऑफ इन्फ्लेशन ना हो, है ना। अब इंटरेस्ट रेट्स कितना कम ज़्यादा करना वो तो इकोनॉमिक्स में आप पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? डिमांड, जॉब लॉस, प्रोडक्शन कट्स, इन सब पे असर पड़ता है। इसके बाद कि आरबीआई अपने रेट्स को कैसे मैनेज कर रहा है। ये और आर्टिकल कुछ विशेषता है, इसमें मेटामॉर्फिन एक ड्रग की बात करी गई है जो कि मंकीज़ पे अप्लाई करा गया रेगुलर डोजेज़ में, तो उनमें एजिंग का रेट कम देखने को मिला। और जो मेटामॉर्फिन है ये बहुत ही नामी ड्रग है। इट वॉज फर्स्ट यूज फॉर द पर्पज इन फ्रांस इन 1950s. It is a derivative of guanidine, a compound found in the goat's rue, which is an herbal medicine long used in Europe. Researchers for a long time have known that metformin में बोल रहा हूँ गलत है, metformin है, has effects beyond treating diabetes. For increase, they have found that it reduces the risk of cancer. Over the years, several studies have shown that metformin स्लोज एजिंग इन वॉर्म्स, rodents एंड फ्लाइज। मतलब कि नया डिस्कवरी करा है, मेटफॉर्मिन ने एजिंग रेट को कम कर दिया है। बस इससे ज़्यादा मत जानने की कोशिश करिएगा, आपको साइंटिस्ट नहीं बनना है। यहाँ पे इज़राइल पे आरोप लगाए गए हैं कि ऐसे पेजर्स पता है ना आपको, आजकल तो अपन लोग मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, एक ज़माने में पेजर आया करते थे, ठीक है। इसका यूज़ करते हैं हेज़बोला के ऑपरेटिव्स। हेज़बोला के ऑपरेटिव आज के वर्तमान तकनीकी ज़माने में इतनी पुरानी टेक्नोलॉजी को क्यों यूज़ करते हैं पेजर्स को? क्योंकि इसे ट्रैक नहीं कर सकते ना, इसमें कुछ होता ही नहीं है, जीपीएस पे कुछ है ही नहीं। आपका मोबाइल देखिए, आपका मोबाइल ट्रैक हो सकता है, आपका मोबाइल हैक हो सकता है, कोई भी फाइल भेज के कुछ भी हो सकता है, पेजर में कुछ नहीं होता है। तो ये लोग सर्विलांस से बचने के लिए पेजर्स का यूज़ करते हैं, हेज़बोला के ऑपरेटिव्स वगैरह। अब ये आरोप लगाया जा रहा है कि क्या करा है, ऐसे पेजर्स प्लांट करे गए जो कि हेज़बोला के ऑपरेटिव्स सबके पास पहुँचे और उनको एक साथ फाड़ दिया। लगभग 2750 लोग घायल हो गए हैं और 8 की मृत्यु हो गई है। ये माना जा रहा है कि ये इतना डीप सप्लाई चेन में घुस के ये प्लांट करे गए हैं। तो ये इतना ही है इसमें, ठीक है ना। अभी इज़राइल हम जानते हैं, इज़राइल फ़िलिस्तीन वॉर चल रहा है, उसमें हेज़बोला भी कूद गया है।
तो ये पुराना लड़ाई है। आगे बढ़ेंगे तो गुड एक्सपोर्ट डिक्लाइन, एक दुखद खबर है इकोनॉमिक्स को लेके, बाय 9% इन अगस्त, ट्रेड डेफिसिट वाइडन्स टू $30 billion. Experts, amid weak demand in Western countries and China, Indian goods trade gap widened sharply to a 10-month high of $30 billion in August as exports to slipped 9%, driven by a sharp drop in petroleum products, and imports surged 3% as gold imports. Experts said that a sharp 38% decline in India's petroleum exports last month is largely due to Red Sea crisis. रेड सी हम जानते हैं कि थोड़ी दिक्कतें चल रही हैं, विशेषकर समय समय पे हिजबुल्लाह भी अटैक कर देता है अपने ड्रोन से जहाज़ों पे। इस चक्कर में ट्रेड पर नुकसान हो रहा है और भारत को इसका नुकसान झेलना पड़ रहा है। बाकी आज के रखते हैं और कल फिर आएंगे नई वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स में। ये क्विक एनालिसिस है, आपका कम समय लेते हुए एक ओवरव्यू आपको अखबार का देना हमारा लक्ष्य है। बाकी मैं हमेशा कहता हूँ अखबार का अध्ययन खुद करना चाहिए, आपसे बेहतर विश्लेषण अखबार का कोई नहीं कर सकता है। हम या कोई भी और व्यक्ति सिर्फ एक एनालिसिस के माध्यम से आपके मन का जो अखबार पढ़ने को लेकर डर है, जो एक नेगेटिव सा पॉइंट आ गया कि अखबार मतलब बहुत समय लेगा, पता नहीं क्या लिखा है समझ में नहीं आता है, इसे ख़त्म करना है। कल फिर आएंगे नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम एंड हैव अ वेरी नाइस डे।